चाहे वो देश का कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मुद्दा हो, इन दिनों सुर्खियों में एक ही आदमी हमेशा बने हुए हैं, वो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। उद्धव ठाकरे जी राम रक्षा की यात्रा निकाल रहे हैं। उनका ये कहना है कि आपने राम को बेच दिया है क्योंकि चोरी हुई है अयोध्या में। ये तो राम रक्षा, अभी मैं वही देख रहा हूँ आंदोलन उनका। ये तो बहुत बड़ा जोक है, बहुत बड़ी चेष्टा है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था, राम भक्तों को हरामखोर कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर जब हिंदुत्व की बात भी कही थी। अभी तो राम रक्षा का आंदोलन करने वाले मेरे ख्याल से, क्या पता है क्या उनका केमिकल आइडियोलॉजी का केमिकल लोचा हुआ है क्या। कभी क्या कहते हैं, गर्व से कौम हिंदू है, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था तो पूरे देश ने उसको स्वीकारा था। अभी कितने सालों के बाद आज उनकी घोषणा भी देखी मैंने कि गर्व से कौम हिंदू है। कुछ लोगों ने टोपियाँ डाली थी, कुछ लोगों ने दूसरे को टोपियाँ डाली थी, लिखा था गर्व से कौम हिंदू है। ये क्या हिंदुत्व, क्या कोई टी शर्ट है, कभी भी निकाल दिया कभी भी उतार दिया। ये हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व की विचारधारा जो बाला साहब ठाकरे जी की है, वो उन्होंने तो 2019 में जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार छोड़ दिए, हिंदुत्व छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ सरकार बना दिया, तो गर्व से कहो हम हिंदू है ये बोलने का हक उन्होंने उसी टाइम खो दिया था। और अभी तो राम रक्षा की बात कर रहे, हनुमान चालीसा बोलने वाले को तो जेल में डाल दिया, तो नवनीत राणा और रवि राणा को। अभी बोलते हैं लोग, जब माल लगाए घटने तब राम का नाम लगे रटने, ऐसी वाली बात है। अब लोग बोल रहे हैं कि जब उनको अंदाज़ा हुआ है कि जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का, तो अभी उनको ये पता चला है कि अभी राम रक्षा की नौबत आई है। अभी तो कहते हैं कि राम की रक्षा करेंगे। राम तो खुद स्वयं भगवान समर्थ है। तुम्हारी पार्टी बचाने के लिए राम का नाम क्यों ले रहे? पर वो मांग कर रहे हैं, पार्टी की रक्षा करने के लिए राम रक्षा का आंदोलन कर रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि जो राम मंदिर में हुआ है, जो चोरी हुई है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और इसके ऊपर उनका वो कह रहे हैं हर हिंदू गुस्से में है इस मामले में। देखिए, राम भक्त जो है वो निश्चित रूप से नाराज़ है। और जो मंदिर की चोरी की बात है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बिल्कुल ऐसे किसी को छोड़ेंगे ही नहीं। जिन्होंने ये गलत काम किया होगा तो वो तो जेल के सलाखों में जाएगा ही जाएगा। योगी जी क्या छोड़ेंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राम मंदिर जब नहीं बन रहा था तो यही लोग कह रहे थे कि मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये मजाक कर रहे थे, ये राम मंदिर की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी है। दुर्भाग्यवश जो हुआ है, जिन्होंने किया है, इनको तो वो बख्शेंगे नहीं बिल्कुल। पर आपने उनको, लेकिन ये सिद्धि विनायक वाली बात है, ये मंदिर में भी जब अफरा तफरी हुई थी तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं, तब नाम भी नहीं लिया किसी चीज का। तब नाम भी नहीं लिया। आप अब इनको ईट, जो चांदी की ईट की चिंता हुई है। हमारे तो आनंद दिघे साहब ने थाना में सबसे पहले कार सेवा में चांदी की ईट जाहिर सबके सामने। अब इन्होंने कभी दी पता नहीं, लेकिन शायद वही चिंता उनको सता रही है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना राम मंदिर बनाने का मोदी जी ने पूरा किया है। 370 कलम हटाने का मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित भाई ने पूरा कर दिया। ये तो हमें गर्व है। और जो चोरी हुई है उसका कोई समर्थन करता किधर है? वो तो जो इंक्वायरी जांच चल रही है और जो भी है वो जेल के अंदर जाएंगे।
बात करते हैं महाराष्ट्र की। सर, पिछले हफ्ते 10 दिन पहले आपकी एक फोटो आई थी, जो फोटो बिल्कुल वायरल हो गई, जब शरद पवार जी आपके कमरे में आए। हिंदी में एक कहावत है, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से मत कहना। क्या था सर उस मीटिंग में, क्या आपकी चर्चा हुई शरद पवार जी के साथ? अभी देखिए और उसके बाद जयंत पाटिल भी आपसे मिलते हैं। शरद पवार जी एक बड़े सीनियर लीडर हैं और वो एक बैठक में आए थे। मुख्यमंत्री जी भी स्वयं थे, मैं भी था, वो भी थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा जो विवाद है उसके बारे में वो मीटिंग ख़त्म हो गई, हमारी कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और तब मुझे किसी ने आके बताया कि शरद पवार जी हमारे नीचे चैम्बर में बैठे, तो एक हमारा फ़र्ज बनता है। तो मैं वहाँ गया और वहाँ उनका सम्मान किया और चले आया, मेरी कैबिनेट में आ गया। तो अभी वो भी सीनियर लीडर है, उनका ये हमारी संस्कृति है किसी सीनियर लीडर का स्वागत करना। अभी उनकी विकृति है, क्या क्या बोले। शरद पवार जी जिन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार के समय जिनको मुख्यमंत्री बनाया था, वो भी क्या बोले, उनके सब साथी क्या बोले, आपको पता है। तो ऐसे समय में हमारी संस्कृति हमने दर्शाई, जताई, और उन्होंने जो अपनी जो विचारधारा विकृति वाली बात कही, अब ये उनकी बात है, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। सर, पर दूसरे दिन आपसे आके जयंत पाटिल मिलते, उससे पहले वाले दिन जाकर के वो देवेंद्र फडणवीस जी से मिलते। लोग जानना चाहते कि क्या हो रहा है, क्या महाराष्ट्र में एनडीए का गठ और बढ़ने की ओर है? क्या महाराष्ट्र में क्या हम एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी है? क्या हम एक दूसरे के शत्रु है? क्या एक दूसरे से कोई मिलना ही नहीं चाहिए? ये लोग ऐसे क्यों चाहते हैं? ये लोग ऐसे क्यों सोचते हैं? मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, तो किसी कारणवश किसी काम के लिए जो विपक्ष का भले कोई भी आदमी हो तो सत्ता पक्ष के पास जाएगा ही। नहीं, पर लोग कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी अगर आपको कन्विंस नहीं कर पाए तो आपको कंफ्यूज जरूर कर देंगे, इसलिए फोटो रिलीज कर दी। नहीं, देखिए, अभी वो फोटोग्राफर भी उनका ही था, शरद पवार जी का। नहीं, हाँ, हमने कोई फोटो, और छुपके क्या था उसमें, कई लोग थे उधर, 8, 10, 15 लोग थे। तो उसमें ये बिल्कुल साफ था, कोई राजनीतिक चर्चा हुई ही नहीं है। क्या वो आने के बाद हमारे यहाँ आके बैठे हैं, क्या हम उनको एक फूल का गुलदस्ता नहीं दे सकते? क्या स्वागत नहीं कर सकते? ये हमारी परंपरा है, ये हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति है, यही तो हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया है। और जैसे ही मिले तो इतनी सब लोगों को क्या लगी, बाप रे, पेट दर्द हो गया, किसको क्या क्या तकलीफ हो गई। सर, आजकल मीडिया में भी यह चर्चा है कि महाराष्ट्र में 24 घंटे अलर्ट रहना चाहिए, कि सुबह कोई आदमी किसी पार्टी में तो दोपहर में कहीं और चला जाता है। तो आपको लगता है कि जो भी डिसीजन होता है महायुति में, वो सबके साथ एक साथ मिलकर के होता है, या फिर अलग अलग इंडिविजुअली अपने आप अपना राग कोई अलापता है? नहीं, हमारा जो कोई भी चाहे पक्ष बढ़ाने, हमारा महायुति की जो हमारा गठबंधन है, तो हम लोग तो कोई भी जो डिसीजन लेते हैं राज्य के हित में, तो वो कलेक्टिवली लेते हैं। फिर लोगों को क्यों लगता है कि देवेंद्र जी की आपसे नहीं पड़ती, आपकी देवेंद्र जी से नहीं पड़ती? लगातार मीडिया में ये चर्चा बनी रहती है। ऐसे तो मीडिया में चर्चा है ना, आप ही के सवाल है, आप ही के जवाब है। हमारे में तो हम लोग तो साथ में निर्णय लेते हैं, किसानों के लिए भी निर्णय लिया है, सभी अभी जो कर्ज माफ़ी का निर्णय लिया है, तो हम साथ में चर्चा करके निर्णय लेते हैं। ये सब बाहर जो है, ये चर्चा का विषय जो है, ये सूत्रों के अनुसार अभी हम लोग हमारा काम करते रहते हैं, सूत्रों के अनुसार न्यूज़ चलती रहती है। सर, अगर एनसीपी की अगर बात करें, क्योंकि फिलहाल अभी हॉट न्यूज़ या हॉट जो फोकस है वो एनसीपी के ऊपर है, आपको लगता है कि एनसीपी को, जो यूनाइटेड एनसीपी है, उनको एनडीए का हिस्सा होना चाहिए? एक पक्ष तो आ ही गया है, अजित पवार का परिवार ऑलरेडी आपके साथ है, शरद पवार, सुप्रिया सुले, इनको ज्वाइन करना चाहिए एनडीए पे, आपका क्या मत है इस पे? देखिए, उनकी पार्टी का सवाल है ये,
उनके पक्ष का विषय है और ये उनकी अंदरूनी बात है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। तो पवार साहब भी बड़े सीनियर लीडर है और राजनीति में हर एक को पता है क्या करना होता है। तो इसमें मैं कुछ सलाह मशवरा या कुछ ऐसा बोलने की मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता, उचित। पर अगर आपके पास शरद पवार जी आते हैं और बोलते हैं एकनाथ जी मुझे आपका सुझाव चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? शरद पवार साहब बड़े बुजुर्ग नेता है, उन्होंने इधर मुख्यमंत्री कई साल रह चुके हैं, देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उनको सलाह देने वाला मैं तो इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, क्योंकि देखिए शिवसेना ने बहुत मुश्किल समय में, अभी एनडीए को नंबर्स की बहुत ज़रूरत है, मुश्किल समय में जो एनडीए के एक्स्ट्रा जो एमपी की चाहिए, जो नंबर्स की ज़रूरत है, उसको एक तरफ से देखते हुए आपका हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप मतलब सरकार में जब आए थे तो बड़े लोगों को लेकर के साथ में आए थे। आपको लगता है कि शिवसेना की भूमिका और बड़ी होनी चाहिए आने वाले दिनों में एनडीए के लिए? आप इसको इस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार जब 2022 की हम बात करें तो 2022 में हम लोग तो मंत्री थे, हम किसी की सरकार या सत्ता छीन कर नहीं गए, हम सत्ता को छोड़ कर गए, सत्ता का त्याग करके गए, मंत्री पद को छोड़ गए, हम चले गए। और इसलिए उसके बाद में आपको पता ही है कि एनडीए की महायुति की सरकार की गठन हुई, शिवसेना बीजेपी की सरकार बन गई यहाँ पर। और उस वक्त जनता ने भी हमारे को साथ दी और 40 विधायक हमारे साथ में थे, हम चुनाव लड़े तो 60 चुनकर आ गए। तो ये जनता के साथ 2019 में जो धोखा हुआ था, जो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के साथ धोखा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ धोखा हुआ था, क्योंकि उस वक्त हम चुनाव साथ में लड़े थे, शिवसेना बीजेपी अलायंस में। सरकार बननी चाहिए थी शिवसेना भाजपा की, तो बन गई कांग्रेस के साथ। तो ये जो धोखा किया था 2019 में और 2022 को हमने दुरुस्त कर दिया, फिर से गठबंधन की सरकार लाई जो लोगों को चाहिए थी, इसलिए लोगों ने हमें स्वीकार कर लिया, लोगों ने हमको सपोर्ट कर दिया। वो तो कहते थे हम तो अभी न्यायालय में नहीं, हम जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत में गए, जनता की अदालत में हम पास हो गए और वो फेल हो गए। उनका ये कहना है कि जो 2022 में हुआ वो तो हुआ, पर 2026 में दोबारा आपने उनके साथ खेल कर दिया। देखिए, हम कोई खेल किसके साथ करते नहीं, ना ऐसा खेल करने का शौक मुझे है। मैं एक सीधा साधा काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, आज भी मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। अभी ये जो 6 सांसदों वाली बात है सर, उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी, बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने ये ऑपरेशन कर दिया, लोगों को भ्रमित कर दिया, लोगों को तरह तरह की लालसा लेके आप ले आए, इस पे आप क्या बोलेंगे? भ्रमित कर दिया क्या? मेरे पास क्या हिप्नोटिज्म है क्या? मैं जादूगर है? मैं देखिए, मैं सीधा साधा कार्यकर्ता हूँ। और जो देखिए, राजनीति में जो चुनाव में उतरता है, चुनाव जीतता है, जो सांसद हो या विधायक हो, तब लोगों के लिए आंसरेबल रहता हो, लोगों को उसको फेस करना होता है, वो चुनाव क्षेत्र में काम करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है, पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, कई समस्या उसको छुड़ाना होता है। तो ये जो सांसद है उनको कहीं दूर दूर तक कहीं कुछ नज़र नहीं आया होगा। जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो गए उसमें भी उनके नेता ने उनको हवा में छोड़ दिया राम भरोसे। तो उनको लगा कि एकनाथ शिंदे बोलता है वो करता है, कमिटमेंट का पक्का आदमी है, तो वो आ गए, बोले साथ में हमको जुड़ना है। हमने उनका स्वागत कर दिया। हम ये तोड़फोड़ वाले करने वाले लोग नहीं हैं, हम तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। आपका एक बयान बड़ा फेमस है, कई बार आपने बोला था कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ पर मैं ऑपरेशन बड़ा अच्छा करता हूँ। डॉक्टर तो श्रीकांत है, लेकिन जब समय आता है तो मैं ऑपरेशन कर ही देता हूँ। अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन टाइगर जो नाम जनता ने दिया या जो भी लोगों ने दिया, समर्थकों ने दिया, ऑपरेशन टाइगर 1.0 हो गया 26 में,
फिर 2.0 लोग कहते हैं हो गए सचिन आहिर वाला। अब ये लोग जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन 3.0 ये ऑपरेशन टाइगर वाइगर जो है हमने कोई नाम दिया भी नहीं और ना हम कोई खुद किसी को किसी जबरदस्ती कोई ऑपरेशन नहीं करते हम। ये लोग खुद आते हैं। आज देखो ना, अभी भी लोग आए हैं, अभी भी लोग बाहर हैं, आ रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको एक भरोसा हो चाहिए। राजनीति में एक ट्रस्ट जो होता है, विश्वास, वो बहुत बड़ा होता है, तो उसकी ज़रूरत होती है। नेता ने उसके कार्यकर्ता के पीछे साथ में पूरी ताकत से खड़ा होना चाहिए। ऐसे लोग चाहते हैं, तुम लड़ो हम कपड़ा संभालने वाली बात नहीं हो चाहिए। तो मैं खुद कार्यकर्ताओं के साथ जाता हूँ और उनका जो भी समस्या है उसको छुड़ाता हूँ, तो लोग आते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अगर कोई किसी पार्टी को छोड़ करके आएगा तो जिम्मेदारी किसकी है? जिसने छोड़ा पार्टी उसकी जिम्मेदारी है, जो ले रहा है उनकी जिम्मेदारी है? आप किस तरह से देखते हैं? बिकॉज लगातार जो गालियों का दौर है वो चल ही रहा है। देखो, 2022 से गालियां का दौर शुरू है। गाली देना उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है, आरोप लगाना उनका काम हो गया है। लेकिन हम आरोप का और गालियों का जवाब गालियों और आरोप से नहीं देते, हम उसका जवाब काम से देते हैं। हम काम करते हैं, और जो आदमी जिसको छोड़ के चले आता है, क्यों छोड़ा, क्यों जा रहे लोग, इसका आत्मपरीक्षण गिरेबान में खुद के झांक के देखने का काम उनका है। वो तो बोलते हैं जो गया वो चोर, वो गया वो बेकार, उनके साथ रहे तब अच्छा, दूसरे वो छोड़ के चले जाए तो बेकार। ये जो बात है, इसके लिए मैं बार बार हमेशा कभी कभी कहता हूँ कि खुद आत्मपरीक्षण करें। गालियों की बात की जाए तो आपको भी लगातार गालियां पड़ी है। प्रधानमंत्री को तो खैर वो कहते हैं कि मैं जब तक 2-2.5 किलो गाली नहीं खाता हूं तब तक मेरा पेट नहीं भरता। उनको लगातार 12 साल से विपक्ष वाले गाली देते, चाहे वो कुछ भी करे। आप इसको भी किस तरह से देखते हैं? बिकॉज लगातार प्रधानमंत्री के बारे में जब भी, खास करके जब वो विदेश के दौरे पर जाते हैं, तब लोग उल्टी पुल्टी इनके बारे में बातें और वो सब करते हैं। ये तो बहुत ही निंदाजनक है, मैं इसका निषेध करता हूँ, कई बार किया भी हूँ। देश के प्रधानमंत्री जो है देश को आगे बढ़ा रहे मोदी जी, और मोदी जी देश को ऐसी हालत में, कई देशों की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हुई है, डगमगा गई है, चरमरा गई है। ऐसे वक्त में हमारे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ मजबूत नहीं, 11वें से 4थे नंबर पे लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और देश का सम्मान पूरी दुनिया में, देश का डंका दुनिया में बजाना, ये छोटी बात नहीं है। 35-36 देशों ने उनको सर्वोच्च पुरस्कार भी दिए हैं मोदी जी को। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन्होंने वैसे रिलेशन अन्य देशों से रखे हुए हैं। अभी देखो, कल ही क्या हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन हो गया, आज विक्रम 1 उसका रॉकेट का वो हो गया लॉन्चिंग। तो ये जो है देश आगे बढ़ रहा है, और अमेरिका और चाइना के बाद हम हैं अभी, तो देश आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए ये देश आगे बढ़ रहा है तो देश का अभिमान हमें होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री जब प्रदेश जाते तब भी उनको यहाँ आरोप लगाते, गालियाँ देते, और जब वो यहाँ होते तो कई लोग जाके राहुल गांधी जैसे विदेश में जाके उनकी बदनामी करते हैं। और यहाँ तो ये जो लोग हमको तो गालियाँ देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी और हमारे अमित भाई को भी। क्यों? क्या बाला साहब ठाकरे जी का सपना उन्होंने पूरा किया इसलिए? बाला साहब ठाकरे जी अगर होते तो उनकी पीठ थपथपाते थे। बाला साहब ठाकरे की आपने बात की, मुझे उनका एक बयान याद आ रहा है। उन्होंने बोला कि मैं अपनी पार्टी की दुकान बंद कर दूंगा पर अपनी पार्टी का कांग्रेस पढ़ना कभी नहीं होने दूंगा। पर आज तो कांग्रेस के साथ ही है उद्धव जी। हाँ, तो बाला साहब ठाकरे जी अपनी विचारधारा पे चलते थे, हिंदुत्व की विचारधारा थी, तो उन्होंने तो कहा था खुलेआम मेरी पार्टी कांग्रेस नहीं होने दूंगा। तो अभी तो जो बाला साहब ठाकरे जी कहते थे उनके बिल्कुल उल्टा इन्होंने कर दिया है। 2019 में
जो किया है, इसलिए तो आज ये सब परिस्थिति जो निर्माण हुई है, ये बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को छोड़ने की वजह से हुई है। आपको लगता है कि उद्धव जी अगर कल को अगर कभी अयोध्या जाए तो किन किन को उनको अपने साथ लेके जाना चाहिए? किसको? अगर उद्धव जी कभी अयोध्या जाते हैं तो हाँ, किन किन हाँ। लोगों को अपने साथ लेके? अरे वो तो उधर राहुल गांधी जी है, सोनिया जी है, और वहाँ के अखिलेश जी है, ये सब लोग हैं ना। क्योंकि उनमें से उनके गठबंधन के लोगों को लेके जाना चाहिए। अभी आरती, राम रक्षा आरती में किसको बुला रहे हैं? देवेंद्र जी को बुला रहे हैं, मोहन जी को बुला रहे हैं। अरे भैया, वो राहुल गांधी को बुलाओ, सोनिया जी को बुलाओ, आपके गठबंधन इंडिया अलायंस वाले को बुलाओ। ये बुलाओ, वो तो कैसे बुलाएंगे? जो तो सावरकर जी को गाली देते हैं, उनके साथ आप बैठते हैं, माफी वीर कहते हैं, उनके साथ में बैठते हैं। ये इसलिए बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा जो है, विचारधारा को हम आगे लेके जा रहे हैं। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। कभी राम रक्षा बोलते हैं, कभी गर्व से कम हम हिंदू बोलते हैं, कभी कुछ छोड़ते हैं, कभी किसको पकड़ते हैं। अभी क्या होगा पता नहीं। सर, कुछ दिनों में, कुछ घंटों में बल्कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। हर किसी की नज़र बनी कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए और बहनों को जो सालों से न्याय नहीं मिला वो मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके उन पार्टियों से जिन्होंने इस बिल का लगातार विरोध किया? उनका ये कहना है कि महिला आरक्षण बिल है वो तो सामने का पिक्चर है, पीछे से डिलिमिटेशन करना है। और देखिए, महिला आरक्षण बिल का विरोध जिन्होंने किया, हमारे महिलाओं ने, हमारे बहनों ने, तभी जब चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल का, उसमें तो क्या नतीजा आया आपने देखा है। तो महिलाओं को आरक्षण देना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, महिलाओं को न्याय दिलाना। जैसे लाडली बहनों के लिए कई योजनाएं, महिलाओं के लिए कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने की हुई है। तो उनको राजनीति में भी आरक्षण देना और उनको यहाँ पर राजनीति में उनका हक दिलाना, ये बड़ी बात है। तो जो महिला आरक्षण को विरोध करेगा तो वो तो खामियाजा भोगा है पश्चिम बंगाल में। और इसलिए अभी अगर कोई महिला आरक्षण को सपोर्ट करते हैं तो उनका स्वागत है, जनता ही स्वागत करेगी। आखिरी सवाल ये रहेगा, सबके मन में ये है कि क्या केंद्र में सभी ने उनको महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आने वाले दिनों में बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी जी की टीम का और एक्सपेंशन होगा, उसमें आपको लगता है कि शिवसेना को बड़ी भूमिका मिल सकती है? आपका क्या मानना है? देखिए, हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं और बाला साहब ठाकरे जी, अटल बिहारी जी, अडवाणी जी, जो जब प्रमोद महाजन जी, अब मोदी जी है प्रमुख एनडीए के, तो हम विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। हम कोई कुर्सी के, सत्ता के ये बार्गेनिंग रखने वाले हमारी शिवसेना नहीं है। और हम एनडीए के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हैं, जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से हमें कोई ऐसा ये पद चाहिए, वो पद चाहिए या फलाना ये वो, इसमें हम लोग जो है वो एनडीए मजबूत होनी चाहिए। एनडीए मजबूत होती है तो देश के विकास की गति बढ़ जाती है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार फिर आएंगे, आपसे अगले बार फिर सवाल पूछेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के राजनीति के गलियारों में क्या क्या चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।